हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप 20 अगस्त 2023 सीटेट पेपर फर्स्ट में सीडीपी की एनालिसिस देखेंगे। आंसर की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ठीक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण क्या है? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। इसका आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। 2 ए और आर दोनों सही है जो कि व्याख्या इसकी नहीं है। नंबर 3 ए और आर दोनों गलत हैं। नंबर 4 ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो इसमें क्या कह रहा है? समालोचनात्मक चिंतन के विषय में, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये क्या है? ये इसमें बताया जा रहा है कि सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को विविध परिस्थितियों और दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। तो बच्चों को ऐसी परिस्थितियों से जो है उनका साक्षात्कार कराएं, उनके समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे उनको क्या हो, समालोचनात्मक चिंतन डेवलप हो। और ये क्यों? कारण इसका दिखाया गया है कि विविध मतभेदों के बीच बातचीत में जब वो डिस्कस करते हैं आपस में किसी टॉपिक पर, किसी बिंदु पर, तो उनके अंदर समालोचनात्मक, उसके कुछ अच्छे कुछ बुरी चीज़ें, उसमें नकारात्मक पॉजिटिव दोनों चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं और उसके अलग अलग सलूशन भी सभी विद्यार्थी अलग अलग निकालते हैं। तो उनके सभी के आपस में मत शिक्षक को आसानी से जान सकते हैं और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो एक पॉजिटिव डिस्कस के द्वारा उनके अंदर समालोचनात्मक चिंतन जागृत होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, ये दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और ए और आर दोनों सही भी है, साथ में उसकी व्याख्या भी है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप आंसर देते हुए इसके जो कीवर्ड्स हैं और इंग्लिश में उसको आप जो है कीवर्ड्स देख लिया करिए। जैसे इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, तो समालोचनात्मक चिंतन, थिंकिंग कब डेवलप होगी? जब वो आपस में डिस्कस करेंगे, उनके अंदर ऐसे एबिलिटी को इनरिच किया जाए, इनरिच देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिविटली एज दे इंगेज इन कन्वर्सेशंस अक्रॉस डिफरेंसेस। वो विभिन्न तरीके से जब कन्वर्सेशन करेंगे आपस में एक दूसरे से, तो उनके अपने अपने मत जो है एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। ठीक, तो इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी जो है डेवलप करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? होना चाहिए। नंबर 1 समालोचनात्मक चिंतन का विकास, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट करना। ठीक, तो फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये समालोचनात्मक चिंतन का डेवलपमेंट बताया जा रहा है। नंबर 2 में इसमें पीयर ग्रुप से अपने ग्रुप में प्रतिस्पर्धा की बात की जा रही है। 3rd में रटने के लिए मेमोराइज करने की बात की जा रही है। ठीक, रोट मेमोरी, रोट प्रोसेस को इसमें बल दिया जा रहा है। 4th में क्या है, इसमें भी क्या वही रोट रिहर्सल करवाया जाए, उनका पूर्वाभ्यास कराया जाए। एक्टिविटी भी कैसी हो रही है इसमें? याद कराने वाली हो रही है, मशीनी यंत्रवत उनको याद कराने का एक क्या किया जा रहा है? अभ्यास कराया जा रहा है। तो इसमें ये दोनों गलत हो गए। इसमें क्या हो जाएगा? याद कराने वाला जिसमें है ये दोनों ही गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। तो एनसीएफ 2005 इस पर बेस्ड है और एनसीएफ 2020 दोनों ही कि जो है बच्चे आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा, एक दूसरे से डिस्कशन के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा वो लोग क्या करें? एक दूसरे से सीखें। सहगामी शिक्षण को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा किसको दिया जा रहा है? सहगामी शिक्षण को। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा?
ये प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी है, ठीक है। और उसके बाद समालोचनात्मक चिंतन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट इसका आंसर है, क्वेश्चन है विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, उसमें विविधता क्यों की जाए? नंबर 1 को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नंबर 3 को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 4 की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक। तो विविधता, इसमें क्या कहा गया है कि सीखने की शैलियों में विविधता, तो ये क्या है? सबसे पहले तो ये पॉजिटिव वर्ड इसमें आ रहा है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग शैलियों के माध्यम से सिखाया जाए, एक रूपता ना आने पाए, ठीक है। तो उससे जब अलग अलग तरीके से सिखाएंगे तो बच्चे की सीखने की जो प्रगति है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें हमको पॉजिटिव सेंस वाला आंसर देखना है। तो नंबर 1 क्या कह रहा है? को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा अवरोध के रूप में, तो क्या विविधता को अवरोध के रूप में देखा जाता है? नहीं। जो शिक्षण अधिगम की शैली की जो विविधता है, अलग अलग तरीके से दी जा रही है उनको प्रोसेसिंग में, तो वो क्या हो, वो पॉजिटिव सेंस में है, तो ये अवरोध नहीं है ये, ठीक। नेक्स्ट है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ध्यान में रखना चाहिए। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। मानव क्या है? सभी डिफरेंसेस होते हैं, सब में कुछ न कुछ डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चे में कुछ न कुछ विशेष क्वालिटीज़ होती हैं, किसी में कुछ कमियां होती हैं, तो उसके आधार पर हम किसी एक रूप प्रक्रिया को, जो है सीखने की प्रक्रिया को, अधिगम शैली को नहीं अपना सकते हैं। उसमें हमने बीच बीच में चेंजेस करने होते हैं और अलग अलग तरीके से उनको सिखाने की प्रक्रिया हमारे द्वारा की जानी चाहिए एज एक गुड टीचर के रूप में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ये होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता तो नहीं लानी चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक। मानकीकृत वर्ड, मानकीकृत, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब क्या है? ये निगेटिव वर्ड्स हैं। हमने आपको जो है ईवीएस के कुछ वीडियोस दिए हुए हैं और ज़्यादा नहीं दे पाए थे, लेकिन यह है कि उसमें हमने कीवर्ड्स पढ़ाए हुए हैं जिसमें हमने साफ साफ उसमें बताया हुआ था कि जिसे मानकीकृत, स्टैंडर्डाइजेशन, जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है और लर्निंग प्रोसेस है, ये सब क्या है? निगेटिव सेंस में आता है। हमारे सेंस में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव और निगेटिव, उसमें दोनों बताया गया था। तो उसमें ये था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो क्या है? वो NEP 2020, NCF 2005, इन दोनों के माध्यम से उसमें पॉजिटिव रुख रखा गया है और उसी के आधार पर हमें एग्ज़ाम में आंसर देना था, ठीक है। तो हमारे इसमें ये क्या हो गया? एक रूपता नहीं लानी है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, नंबर 1 तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, नंबर 2 जटिल से सरल की ओर, नंबर 3 सामान्य से विशिष्ट, नंबर 4 अमूर्त से मूर्त की ओर। तो आप बताइए, बच्चा क्या शुरुआती तौर पर ही क्या इतना तैयार हो जाता है कि वो रीजनिंग कर सकता है, वो जो है तर्कसंगत के तरीके से अनुभव प्राप्त कर सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बच्चा पहले क्या करता है? देखता है, सीखता है, गलतियाँ करता है, त्रुटि करता है, त्रुटि के द्वारा वो सीखता है, ठीक, उनसे अनुभव प्राप्त करता है, फिर उसके अंदर एक रीजनिंग डेवलप होती है कि हाँ, ये इस तरीके से जब मेरे द्वारा त्रुटि हुई थी तो उससे ये प्रोसेस के द्वारा इसको सुधार किया गया है, ठीक है। तो वहाँ बच्चे गलती करके अनुभव प्राप्त करते हैं, तब उनके अंदर एक थीम और एक रीजनिंग डेवलप होती है। तो इसका ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। जटिल से सरल की ओर, जो हमारी शिक्षण पद्धति है, शिक्षण शैली है, वो सरल से जटिल की तरफ जाती है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक। सामान्य से विशिष्ट,
तो ये क्या, हाँ सही है। सामान्य चीज़ें पहले बताएंगे, उसके बाद उनको हम विशिष्टता की ओर लेके जाएंगे, विशेष चीज़ें उनको बताई जाएंगी। ठीक है। नंबर 4 के अमूर्त से मूर्त की ओर, तो उन्हें पहले मूर्त भौतिक चीज़ें दिखाना है। जैसे अगर हमें आयत पढ़ाना है तो आयत के आकार का एक डिब्बा उन्हें हम दिखा सकते हैं, और अगर सर्कल दिखाना है तो एक गेंद दिखा सकते हैं कि गेंद की तरह से क्या होगा, सर्कल होता है। ठीक है। इसी तरीके से हम उन्हें फिजिकल थिंग्स के माध्यम से, फिजिकल उपकरण के माध्यम से हम उनको वो चीज़ों को पहले साक्षात्कार करा करके उसके बाद हम उनको परिभाषा चाहे बताएं या अमूर्त थिंकिंग, चिंतन उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक। तो इसका ये भी आंसर गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर। ठीक। तो नेक्स्ट है 5th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। नंबर 1 है गैर प्रासंगिकरण, नंबर 2 वैचारिकता, नंबर 3 संगठन, नंबर 4 वर्गीकरण। ठीक। तो बच्चे क्या करते हैं, क्या वर्गीकरण नहीं करते हैं कि ये इस तरीके से मेरे खेलने वाली चीज़ें हैं, इसका प्रयोग हम ऐसे करते हैं। जब बच्चे प्राइवेट स्पीच करते हैं, लेबास्की जी ने प्राइवेट स्पीच दिया था सिद्धांत, जब बच्चे प्राइवेट स्पीच करते हैं तो उनके द्वारा वो जो अपने खेल के साधन होते हैं उनको क्या करते हैं, सेंट्रलाइजेशन उसमें करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि ये इस तरीके से चीज़ें हैं, इसको मैं अभी करूँगा, उसके बाद में करूँगा। बच्चे आपस में ही बात करते हैं, खुद से ही बात करते हैं। ठीक है। तो ये अधिगम की जो है प्रक्रिया में आता है। संगठन भी आता है, वो सामूहिक रूप में जो है करते हैं, उनके वैचारिकता और वो जो चीज़ें सीखते हैं उससे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। गैर प्रासंगिकरण, डी कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, तो गैर प्रासंगिकरण से मतलब ये है कि जैसे जो चीज़ें उस बच्चे से संबंधित नहीं है, जो उनके अधिगम से संबंधित नहीं है, क्या वो उनके अधिगम के लिए योगदान देती हैं, तो ये गलत है। योगदान वो क्या देंगी, जब उससे संबंधित नहीं है तो योगदान दे सकती हैं, वो योगदान नहीं देंगी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेगेटिव इसे पूछ रहा है तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट 6th नंबर, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। मतलब ये कहा जा रहा है इसमें कि उनके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हमें डेवलप करनी है और अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर दें। ठीक। नंबर 2 है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर केंद्रित करना। ठीक। नंबर 4 है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो अब आप ये बताइए कि क्या कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें कह दिया जाए और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वो क्या करेगा बच्चा, वो तो डर जाएगा। अगर आप टीचर हैं, आप बता देंगे कि भैया ये जो है समस्या जटिल है, ऐसी समस्याओं से आपको दूर रहना है, तब बच्चा क्या करेगा, उससे डरने लगेगा और फिर ऐसी समस्याओं से जो है हमेशा के लिए डरने लगेगा। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्रभावी तरीका कैसे होगा, तो ये इसका गलत आंसर है, ये हो गया गलत। ठीक। नेक्स्ट है इसमें कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित किया जाए। अगर वो चिंतन नहीं करेगा तो वो क्या सीखेगा, किसी प्रॉब्लम को लेकर के अगर वो चिंतन स्वयं से नहीं करता है तो क्या सीखेगा वो, और घोषणात्मक ज्ञान पर केंद्रित करना। ठीक। कि बता दिया जाए कि ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं। अब बच्चे को मान लिया जाए, जैसे बच्चों के बीच में जो है ऐसे बता दिया जाए, कोई बच्चा अगर उसको मैथ हल करने में समस्या हो रही थी, कह दिया जाए हाँ मैथ कठिन ही होता है, आप लोगों को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो बच्चा तो ये सोचेगा करे इसमें ज़्यादा मेहनत है तो हम क्यों करें, बच्चा डर जाएगा। तो हमें कोई घोषणा नहीं करनी है कि हाँ इस तरीके से ऐसी चीज़ें हैं। ठीक। उनके चिंतन को हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करनी है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक। नेक्स्ट है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। अब आप यहाँ पर समाधान उपलब्ध करा दिए तो बच्चा स्वयं से क्या सीखेगा, बच्चा तो वहीं तो एकदम वो हो गया ना, आपके सहारे आश्रय हो गया। अब बच्चे को लग रहा है कि मेरी जितनी भी समस्याएं होंगी गुरुजी हमको उसको सलूशन दे देंगे, तो हमें बच्चों को सलूशन नहीं दे देना है, हमें बच्चों को पाड़ देना है, क्या देनी है, मदद देनी है, इसके फोल्डिंग देनी है। ठीक है। क्या देनी है, बच्चों को इसको फोल्डिंग देनी है। ठीक है। मचान शब्द है इसके लिए आता है, पाड़ आता है इसके लिए। ठीक है। उनकी जो समस्यात्मक क्षेत्र है जेडपीडी, केवल उसी समस्या के लिए ही उसको समाधान देना होता है।
ये नहीं कि हम पूरा सोल्यूशन ही रख देंगे, ठीक। तो ये भी इसका गलत हो गया आंसर। फर्स्ट है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। तो ये तो बहुत बढ़िया है। उन्हें उनकी जो बुद्धि है, उनकी वास्तविक जो आईक्यू लेवल है, उसके हिसाब से उन्हें मंथन करने दिया जाए और उन्हें अनुमान लगाने दिया जाए कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो इस आधार पर वो खुद सलूशन तक पहुँचें और जहाँ पर उनको समस्या हो रही है वहाँ पर उनको इसके फोल्डिंग के द्वारा मदद दी जाए। ये एक गुड टीचर की पहचान है, ठीक है। तो इस आधार पर आपको जो है केवल साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बेस पर ये क्वेश्चन है, इसमें आप वैसे भी इसको हल कर सकते थे, ठीक। तो आशा है कि आपने इसको सही किया होगा। तो ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। नंबर 1 है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, ठीक। इसमें क्या, फोर्थ क्या कर रहा है, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। आप ये बताइए बच्चे को कब तक आप पुनर्बलन के आधार पर शिक्षा देंगे। बच्चे को हमेशा हर चीज़ के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जा सकता है। बच्चे को छोटे छोटे काम के लिए हमेशा ही, तो बच्चे क्या हो जाएगा कि अरे इस बार तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला, कोई भी मुझे जो है प्रशंसा मेरी नहीं की गई, तो अब वो जो है उसी पर आश्रित हो जाएगा, वो निरुत्साहित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमेशा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो किस पर बल देना चाहिए, तो हमेशा हमें पुनर्बलन पर ही बल नहीं देना चाहिए। उनके अंदर आंतरिक प्रेरणा का विकास करना चाहिए। बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर। बच्चे का अधिगम अगर शिक्षक नियंत्रण हो जाएगा तो क्या उनका अनुभव बढ़ पाएगा। बच्चा को शिक्षक जितना बताएगा उतना ही बच्चा देखेगा, उतना ही समझेगा। तो यहाँ पर तो केवल उनके नियंत्रण और उनके मार्गदर्शन में चल रहा है, उनके निर्देश में चल रहा है। हमें बच्चों को निर्देश नहीं देना है, परामर्श देना है। शिक्षक क्या है, शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में है। आधुनिक एनईपी 2020 क्या कहता है, शिक्षक क्या है, केवल फैसिलिटेटर है, परामर्शदाता है ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर भी गलत हो जाएगा कि नियंत्रण करता नहीं है वो। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ठीक। जब वो चिंतन करेगा, जब उस पर मनन करेगा, उसको सॉल्व करने का स्वयं से प्रयास करेगा, उसके तह तक जाएगा, तभी उसके अंदर एक अनुभव, एक चीज़ें, नई चीज़ें आएंगी, सीखेगा वो, ठीक। तो इसका राइट आंसर ये है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना चाहिए। अधिगम में वो क्या है, एक कौशल है, उत्पाद नहीं होती है, ठीक। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, ठीक। ये तो पॉजिटिव है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी इसमें कराई जा रही है। और एक टीचर जो है मीनिंगफुल इन्वायरमेंट इसमें क्रिएट की जा रही है। एक्टिव पार्टिसिपेशन को इसमें इम्प्रूव किया जा रहा है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ये बताया जा रहा है कि शिक्षकों को ऐसे वातावरण डेवलप कराना चाहिए अपने क्लास में ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय भागीदारी करे और उसके द्वारा वो सीखे। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कारण में कि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति पहले से ही रहती है, ठीक है, और सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाइज कर रहे हैं। ये दोनों ही सही भी हैं और उनकी व्याख्या भी सही है, ठीक। क्योंकि वो क्या होते हैं, देखिए अभी नाम चोम्स्की जी ने अपनी एक थ्योरी दिया है कि बच्चा जन्मजात सीखने के लिए क्या रहता है, क्षमताएं उसमें रहती हैं, उसके अंदर स्किल रहती हैं। वो अपने आसपास की चीज़ों में सामाजिक जो है प्रयास के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही वातावरण में वो जो है चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो उससे, उस थॉट से, उस सिद्धांत से ये दोनों जो है सेटिस्फाइज कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर, ठीक। नेक्स्ट है
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग। तो वाइगोत्स्की जी का जो मेन थॉट था वो किस पर आधारित था? सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और ऐसे वातावरण का जो कि बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक, और इसमें सहकर्मी सहयोग, आपस में सहगामी पठन, ये सब को जो है उन्होंने बहुत ही विशेष महत्व दिया था। ठीक, तो इस आधार पर इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में क्या, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो स्टैंडर्डाइज्ड जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो कहीं से भी अधिगम को एक अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक निगेटिव सेंस में आता है। हमको मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं चाहिए, एक पहले से ही रेगुलेट और पूर्ण निश्चित तरीके से यहाँ इसी मानक पर सारी चीज़ें होंगी। ये क्या है? शिक्षण अधिगम के लिए एक अवरोध का काम करती है। ये नकारात्मक है। ये सामाजिक अलगाव, जब सामाजिक अलगाव हो जाएगा तो बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्शन करके कैसे सीखेगा वो? ठीक, जब सामाजिक अंतःक्रिया करेगा तभी तो वो सीखेगा। इनकी थॉट के अनुसार मूर्त पुरस्कार या सहकर्मी सहयोग, तो इसमें उनके सिद्धांत के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। ठीक, ये नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, प्राइवेट स्पीच, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। विकासात्मक देरी का संकेत है। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। नंबर 4, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। संज्ञानात्मक परिपक्वता का प्रतीक है। तो ये ऐसा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआती जो है चरण में, जब प्रारंभिक जो है शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था में रहते हैं, तो उनके अंदर जो है, जब वो बच्चे आपस में खेलते हैं, फिर खुद स्वयं से खेलने लगते हैं और खिलौने के साथ, तो आपस में जो है गुड़िया को मुझे ये करना है, पहले मैं इसको बाल बना देती हूँ, फिर इसको मैं सजाऊंगी, फिर इसको मैं सुला देती हूँ। तो इस तरीके से जो प्राइवेट स्पीच करते हैं, तो उसमें वो सीख रहे हैं। अपरिपक्वता इसको नहीं कहा जा सकता, वो तो सीख तो रहे ही हैं। और बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका। और विकासात्मक देरी, तो विकासात्मक देरी भी नहीं है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ये अपनी बात को आपस में जो है करके कि हाँ ये चीज़ ये है, इस तरीके से इसको ऐसे किया जाएगा, वो आपस में ही बात करते हैं और अपनी सोच को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। स्वयं में ही खुद ही से चीज़ों को बनाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का फर्स्ट नंबर। नंबर 11 है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। नंबर 1, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। नंबर 2, केंद्रीयन। नंबर 3, पारगमनात्मक तर्क। नंबर 4, जीववादी चिंतन। अभी हमने बताया कि जब शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक में जब बच्चे होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था तक में, तो उनके अंदर क्या रहता है कि वो आपस में प्राइवेट स्पीच भी करते हैं और साथ में वो गुड़िया या जो खिलौने वो खेलते हैं, तो उसमें उनको जीववाद दिखता है कि मेरी गुड़िया को भूख लगी होगी, मैं इसको खाना खिला देती हूँ, मैं अपनी गुड़िया के साथ खाना खाऊंगी, मम्मी मेरी गुड़िया के लिए भी खाना दीजिए, मैं उसको सुला देती हूँ। इस तरीके से वो क्या करते हैं, आपस में प्राइवेट स्पीच करते हैं और घर में भी बताते हैं। तो ये किस में आता है? ये जीववादी चिंतन में आता है। ठीक है, और केंद्रीयन की भावना भी होती है। उसमें वो सभी केवल एक विशेष चीज़ पर ही टिके रहते हैं और उसको जो है अपने ही स्तर तक केवल सोच पाते हैं। ठीक, और उनको अपनी ही बातें सही लगती हैं। और हाइपोथेटिकल थिंकिंग में आता है कि वो जो है उसमें आपस में अपने आप में ही जो है एक तर्क करते हैं
उसमें समालोचनात्मक चिंतन किसी टॉपिक पर पूरा और डिस्कस करते हैं आपस में, तो ये किस में आता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग में आता है। ये 12 वर्ष की अवस्था के बच्चा ही कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, शैशवावस्था में है तो शैशवावस्था में ज़्यादातर बच्चा कनेक्टेड रहता है, कहाँ से, अपने घर से, परिवार से, पास पड़ोस से। तो किस में आती हैं, प्राथमिक में आती हैं, ठीक। और उसके बाद जब बाल्यावस्था में जाता है तो विद्यालय भी जाने लगता है, फिर वो द्वितीयक सामाजिकरण की स्टेज में वो चला जाता है, द्वितीयक सामाजिक संस्थाओं से वो सीखता है, ठीक। तो इसमें क्या आती हैं, माध्यमिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। 13 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो वाइगोत्स्की का जो है विचार था कि भाषा पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। पियाजे का जो सिद्धांत था, उन्होंने थिंकिंग विचार भाषा से पहले, उनके सिद्धांत थे कि विचार क्या है, फर्स्ट है, विचार पहले है, ठीक है। और इनका जो है वाइगोत्स्की जी का था कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। वो सभी विचारों के लिए एक ही तरीके से कम्युनिकेट करता है। वाइगोत्स्की जी का मत था, सिद्धांत था कि बच्चे के अंदर चाहे जिस प्रकार के इमोशंस होते हों, लेकिन वो भाषा उच्चारण वो एक ही तरीके से करता है, उसका एक्सप्रेशन एक जैसा आता है, तो भाषा एक जैसी ही होती है, ठीक है। तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो भाषा उसके अंदर आ जाती है और उसी पर वो चीज़ें सीखता है, उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास डेवलप करता है, समझता है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज के अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो कोहलबर्ग जी ने 3 स्टेज और पूर्व संक्रियात्मक स्तर और पारंपरिक स्तर और उत्तर संक्रियात्मक स्तर और पूर्व पारंपरिक स्तर। तो उन्होंने जो लेवल दिया था, वो स्तर दिए थे, वो कितने थे, 3, और स्टेज कितने दिए थे, उन्होंने 6 स्टेज दिए थे, ठीक। तो इसमें जो इनका सेकेंड लेवल था, सेकेंड स्तर था, जिसमें पारंपरिक आता है, उसी में था कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो उसमें क्या करता है, समाज के अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए अच्छा बनने का प्रयास करता है। तो ये इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd नंबर, पारंपरिक स्तर, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपसी साथियों और शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत, डिस्कशन और उनकी सहभागिता उनकी समझ और कौशल को विकास करने के लिए क्या है, मदद करती है। क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो सामाजिक संपर्क, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से। सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं, अपनी प्राथमिक जो संस्थाएं हैं, परिवार और पास पड़ोस, वहाँ से वो अलग चीज़ें सीखते हैं। वो आकर के आपस में बच्चे एक दूसरे से बताते हैं, अपने अपने अनुभव वो बताते हैं, इससे वो एक दूसरे से सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है।
तो इसमें कहा जा रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो आंसर करते हुए, सबसे पहले उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फॉर से आप ये समझ जाइए कि ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये, फॉर, ठीक। आप अधिगम के लिए आकलन, ठीक। और विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने पर किया जाना चाहिए। तो जो मानक और तय पैमाना होता है ये सब किस में आता है, समेटिव असेसमेंट में आता है ये, ठीक। और समेटिव असेसमेंट क्या है, ये समेटिव असेसमेंट योगात्मक में आता है, जिसमें सत्र के अंत में परीक्षाएं करा करके उसमें अंक प्रदान किए जाते हैं और जिससे बच्चे का इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी अलग से प्रयास नहीं किया जाता है, ठीक है। योगात्मक आकलन ये चीज़ होता है। और ये तो ये कट गया ये फिर, ठीक। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि, यही है प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक। रचनात्मक मूल्यांकन, इसको हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें लर्निंग के ही ड्यूरेशन लर्निंग, तो लर्निंग के ही दौरान हमें बच्चों की उपलब्धियों, उनकी कठिनाइयों के स्तर को जान करके और उन्हें फीडबैक देते हुए भावी अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। अब इसमें जो है कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है कि उनको वर्गीकरण कराया जाए, तो ये भी इसका थर्ड वाला भी नहीं होगा। फोर्थ वाला विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना, ग्रेड, इसमें ये सब भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिन्हें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसमें क्या है, 7 वर्ष है, 3 वर्ष है, 12 वर्ष है, 1 वर्ष है। तो इसमें देखिए, इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसमें 7 वर्ष हो, और इसमें डाउट है, आप आंसर की से मिलाइएगा, देखिएगा। और जहाँ तक लग रहा है कि इसमें 7 वर्ष ही होना चाहिए, ठीक। चूँकि चुटकुले पहेलियों को पसंद कब करेगा, जब वो उसको समझना भी शुरू कर दे। 3 साल के बच्चे में समझने की क्षमताएं उतनी नहीं हो सकती हैं, और इस आधार पर ये 7 वर्ष लग रहा है, ठीक। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। खैर आप लोग वेट करिए आंसर की का। नंबर 18, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। इस क्वेश्चन के विषय में पहले बता दें कि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आया था, और आपने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर हल करें। और काफ़ी बार ये देखा गया है कि वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अलग तरीके से जो है दे करके आपको कंफ्यूज किया गया है, और बाकी उसी तरीके से बनाया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके पेपर देना बहुत आवश्यक है। और इसका क्या है कि उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना क्यों की थी, ठीक। तो केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने के लिए, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से। तो इसमें उन्होंने जो है नारीवादी दृष्टिकोण को पूरी तरीके से अवॉइड किया था, उसमें उनके जो है पर्सपेक्टिव को शामिल नहीं किया था। तो इसलिए क्या है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर, ठीक। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो कि किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो अभी आपको हमने एक जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बताया था कि जब शैशवावस्था में बच्चा रहता है तो केवल अपने ही ओपिनियन को सबसे अच्छा समझता है कि नहीं मैं ही सही हूँ और ये ऐसे ही है, ठीक। और उसके अंदर क्या रहता है, सेंट्रेशन वाली चीज़ें रहती हैं पूर्व संक्रियात्मक में,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। ठीक है। विकेंद्रियन किस में आता है? विकेंद्रियन आता है 3rd इसके स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक चिंतन में आता है विकेंद्रियन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 4th नंबर। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो इसमें जो है उनका इनरिचमेंट करवाने के लिए जो है इस तरीके से गतिविधि कराई जाती है। प्रतिभावान मतलब ये जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो इनको जो है गिफ्टेड चाइल्ड बोला गया है, चिल्ड्रेन विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इज़ नोन एज। उनको तेज़ी से उनके विकास के लिए पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे किस तरीके से बढ़ाया जाता है? तो इनरिचमेंट के द्वारा, संवर्धन के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। ठीक। 21 नंबर डिस्ग्राफिया, ये भी एकदम आप लोग जान गए, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है कि, और इसका आंसर क्या है? नंबर 1, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। ये तो स्वालीनता में आता है। स्वालीनता में बच्चे के अंदर क्या होता है? अवधान की कमी हो जाती है, इसलिए वो चीज़ों को अटेंशन नहीं दे पाता है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक तंत्र के विकार जिसके अक्षर और आकार को बनाने में कठिनाई होती है, तो इसको देखिए घुमा करके दिखाया गया है। इसमें ये साफ साफ लिख दिया गया होता कि लिखने में समस्या होती है तो लोगों को इसको समझने में आसानी हो जाती, लेकिन यहाँ पर देखिए घुमा दिया है कि अक्षर और आकार को बनाने में कठिनाई होती है। अब आपने अगर सही से कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप इसको समझ जाएंगे वो डिस्ग्राफिया ही कह रहा है। ठीक। बस थोड़ा सा घुमाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2nd नंबर। ठीक। नेक्स्ट है हकलाना। ये तो इसमें आ जाता है, पठन वैकल्य में आ जाता है, पढ़ नहीं पा रहा है, हकला रहा है। ठीक। और गति वाला है, स्थूल वाला है, उसमें आता है। ठीक। पेशीय से संबंधित है ये। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए क्या करना चाहिए? उन्हें पाठ्यचर्या को अनुकूल बनाना चाहिए, विविध दृष्टिकोण उसमें को शामिल करना चाहिए, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें और विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो देखिए 4th नंबर कितनी निगेटिव बात है। विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखनी है हमको, विविधताओं को ही तो हमें आधार बनाना है। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके अपने अनुभव अलग हैं। उनको जब हम सागामी पाठ्यक्रम सागामी पाठ्यचर्या के द्वारा, जब पीयर ग्रुप लर्निंग प्रोसेस के द्वारा जब उन्हें पढ़ाया जाएगा तो आपस में अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें इसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए और अपने स्वयं के पूर्वाग्रह को भी जो है जांच करना चाहिए। कहीं उन्होंने पहले से तो कोई ओपिनियन नहीं बना लिया है। विविध दृष्टिकोण को भी शामिल करना चाहिए पाठ्यचर्या को, उनके बच्चों के इंटरेस्ट और उनकी कैपेसिटी के आधार पर जो है उसमें अनुकूलता भी लानी चाहिए। ठीक। और लर्निंग प्रोसेस भी उसी तरीके से हमको अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें 1, 2 और 3 तीनों हो, तो इस तरीके से आपको 4th नंबर ही ऐसा है, ये 4th वाला, जो कि आपको तीनों मिल रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि एवं मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। नंबर 1 अंतर्वैयक्तिक भाषिक, नंबर 2 अंतःवैयक्तिक दिक्स्थान, नंबर 3 भाषिक अंतर्वैयक्तिक, नंबर 4 दिक्स्थान और अंतःवैयक्तिक। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में ज़रूर जो है इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़ना चाहिए था। इसमें दर्शन शास्त्र जो है, तो दर्शन शास्त्र के अंदर उसके खुद के व्यक्तित्व में चीज़ें हैं ना, उसके खुद के जो है क्वालिटीज़ हैं, जो कि वो अपनी चीज़ें जो है कर सकता है, दर्शन कर सकता है, किसी चीज़ पर विचार कर सकता है, उसके अपनी थॉट्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उसकी इंट्रापर्सनल होगा ये, तो अंतःवैयक्तिक तो होगा ही ये,
तो फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। तो फर्स्ट अंतर्वैयक्तिक क्या है, सेकंड में है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, मूर्तिकार की जो बुद्धि है उसको भी चेक करनी चाहिए। तो उसमें क्या आता है, स्पैटियल। स्पैटियल मीन्स होता है कि मूर्तिकार देखता है उस विशेष जो वस्तु का वो निर्माण कर रहा है उसके विषय में उसको पूरी जानकारी होती है, पूरा डिज़ाइन उनके दिमाग में रहता है, उसी को दिक् स्थान बोलते हैं। जैसे इंजीनियर होता है, इंजीनियर के माइंड मैप में पूरी बिल्डिंग होती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है उसके विषय में उसको पूरी जानकारी होती है, पूरी एक माइंड मैप उसके दिमाग में बना रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, आप लोग जो है इस चैनल पे जुड़े रहिए और क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी और एक अच्छी तैयारी कराई जाएगी और मोटिवेटेड हम रहेंगे यहाँ पे हमेशा। और साथ में आपको जो है चैनल का सहयोग भी करना होगा और सपोर्ट बनाएंगे तभी आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम प्रेरित होंगे और आशा है कि आप ऐसा करेंगे भी। और जल्द से जल्द इसको जो है 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए और साथ में आप लोग का भी जो है अच्छा नंबर आया होगा, ऐसी उम्मीद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से स्वालीनता, वही जो भी बताया गया कि जिसमें अवधान की कमी होती है, बच्चे कुछ कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, उसमें रिपीटिशन चल रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं उसको वहीं पे। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ब्रेक करके उनको थोड़े थोड़े अंतराल पर उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता क्या होती है। संवाद कौशल का उच्च स्तर, जो बच्चा स्वालीन है, ठीक, तो क्या वो आर्टिस्ट बच्चा कोई उसका जो है संवाद कौशल अच्छा हो सकता है, उच्च हो सकता है, नहीं। वो तो जो फ्रैंक बच्चा होगा जिसकी भाषिक, गार्डनर के अकॉर्डिंग जिसकी भाषिक क्वालिटीज आती है, बुद्धि आती है, वही ऐसा कर सकता है। स्वालीन बच्चा ऐसा कैसे कर लेगा, वो तो एक प्रकार से दिव्यांग बच्चे बोल सकते हैं, विशिष्ट बच्चा बोल सकते हैं, तो उसके अंदर संवाद का उच्च कौशल नहीं होगा। बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। नंबर 3 क्या है, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, नहीं, उसमें चूँकि ध्यान का अभाव होता है इसलिए वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को कल्पना नहीं कर सकता है या फिर अपने ध्यान को फोकस नहीं कर सकता है। ठीक है, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, उसका अटैचमेंट भी किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, टॉपिक पर या क्लास में नहीं हो सकता है, आपस में अपने मित्रों में भी वो ज़्यादा संवाद नहीं कर सकता, ज़्यादा अंतःक्रिया नहीं कर सकता। तो ये भी क्या, 4th नंबर भी गलत हो गया। तो बच्चा क्या करता है, रिपीटेशन करता रहता है और वो भूल जाता है कि ये क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का 2 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक जिसमें पूरी बॉडी, ग्रास मोटर स्किल की बात हो रही है, ग्रास मोटर स्किल जिसमें पूरी बॉडी मूवमेंट में होती है, जिसमें पूरी बॉडी सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करती है, भागीदारी करती है, ऐसी हमको ऑप्शन को इसमें चुनना है। ठीक, तो क्या एक कागज़ पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, कागज़ को काटा जा रहा है तो यहाँ पर केवल हाथ का मूवमेंट हो रहा है, तो ये भी किस में आएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। एक कागज़ पर वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटना, किसी कागज़ को गोला आकार में काटा जाए, सर्कल आकार में काटा जाए, तो इसमें भी केवल सूक्ष्म ही जो है गतिक कौशल हो रहा है। बुनाई की जा रही, इसमें भी हाथ का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और नंबर 4 है तैरना। इसमें क्या है, पूरी फिजिकल बॉडी, हाथ पैर, सर से लेकर के पैर तक का एक जो है मूवमेंट चल रहा है। ठीक, और इसमें तैराक जो होता है एक स्पीड में तैरता रहता है, एक दिशा की तरफ जो है उसका मूवमेंट होता रहता है, तो पूरी जो है बॉडी का मूवमेंट इसमें हो रहा है, इसलिए इसको ग्रास मोटर स्किल के अंतर्गत इसको लाया जा रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। 26 में आ रहा है कि भौतिक वृद्धि और विकास के डाट सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो आप बताइए कि भौतिक वृद्धि और विकास दोनों में जो है डाट में इसमें क्या भरा जाए रिक्त स्थान में। तो जो वृद्धि होती है
वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है, ठीक। और विकास क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास एक बृहद संकल्पना है और वृद्धि क्या है, एक जो है केवल मात्रात्मक तथ्यों को ही उसमें शामिल करता है। तो उस आधार पर भौतिक वृद्धि जो होती है वो देखा गया है कि सिर से पैर की तरफ होती है, मतलब शीर्षगामी होती है। तो इसमें फर्स्ट में तो आ जाएगा, फर्स्ट में शीर्षगामी हो जाएगा, ठीक। और विकास समीपस्थ या आंतरिक से बाहरी। विकास क्या होता है, समीपस्थ से आंतरिक, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में वो समीपस्थ, मतलब जैसे हाथ से पैर इस तरीके से मूवमेंट में। और उसका चौमुखी विकास चारों तरफ से सामाजिक अंतःक्रिया और प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था, क्रमिक रूप से वो जो है विकास करता रहता है, ठीक। पहले आंतरिक रूप में विकास करेगा, फिर बाह्य समाज से जो है एक संबंध स्थापित करके आंतरिक जो है अंतःक्रिया के द्वारा वो विकसित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 26 का 4th नंबर। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है धीमी, तार्किक, स्थिर है, आत्मकेंद्रित है, सिद्धिर है, स्थिर है, तार्किक है, धीमी है, आत्मकेंद्रित है, धीमी है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, स्थिर है और तार्किक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होती है, जो वृद्धि होती है वो धीमी होती है, लेकिन बच्चा क्या होता है, इसमें आत्मकेंद्रित होता है। बच्चा मेरा खिलौना है, मेरी चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर अपने आत्मकेंद्रित होता है, वो खुद के विषय में वो ज़्यादा सोचता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3rd नंबर हो जाएगा। जबकि बाल्यावस्था में क्या होता है, वृद्धि स्थिर एवं तार्किक, सोच तार्किक होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों की अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार करके वो जो है सोच विचार कर सकता है। तो नंबर 1, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। उनसे पूछा जाए कि शुरुआत से लेकर के अभी तक आपने जिन क्रियाएं किया है, क्रियाओं में शामिल रहे हैं, उसके उपयोग और आपकी समझ उसमें कैसे बदली है। पहले आप कैसे उसका उपयोग करते थे, अब कैसे कर रहे हैं, ये पूछा जाए। या आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, या आप जो पहले करते थे और आप इस समय आप कैसे उसमें बदल सकते हैं। या वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है। तो संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध क्या है, ये तो केवल परिभाषा वाली स्थिति है, दोनों की परिभाषा जानते हुए और उसके अंतर को बताया जा सकता है, ठीक। नंबर 4 में क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है। तो इन दोनों में तो परिभाषा से संबंधित है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों गलत हो गए, 3rd और 4th नंबर, ठीक। नेक्स्ट है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। आपको वर्तमान पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना है, सिर्फ ये कि आप जो करते थे अंतःचिंतन के द्वारा उसमें देखें कि हम क्या बदल दें। लेकिन अब ये फर्स्ट में कहा जा रहा है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग पहले कैसे करते थे और अब आपकी जो है समझ उस पर कैसे बदल गई है, इसमें आप विस्तृत सोच और विचार सकता है वो, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1st नंबर। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण, आंतरिक आरोपण मीन्स होता है कि वो इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर, कि वो जो फेल हुआ है उसमें उसका केवल व्यक्तिगत उसी की गलती थी। और इसमें हमें ये पकड़ना है कि बच्चा इसमें कौन सी अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, किस आंसर के द्वारा। नंबर 1 है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त मेरा ध्यान भटका रहा था। तो इसमें तो हम जो है दोस्त को दोषारोपण करते हुए देख रहे हैं। शिक्षक के पक्षपाती, इसमें बायस्ड शिक्षक को बताया जा रहा है, तो शिक्षक की इसमें गलती दिखाई जा रही है, इसमें दोस्त की गलती दिखाई जा रही है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, मतलब शिक्षकों पर ही दोष दिखाया जा रहा है, उन्होंने सही से मेरी कॉपी नहीं चेक किया। नंबर 4 में है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। इसमें बच्चा स्वयं को ही दोषी मान रहा है, स्वयं को जो है ये बता रहा है कि उसे वो पढ़ाई नहीं कर पाया इसलिए वो फेल हो गया। तो इसका आंतरिक आरोपण का जो उदाहरण है 29 नंबर का, ये 4th नंबर है, ठीक। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
और लास्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण क्या है इसका? बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो अब देखिए इसका कारण पढ़िए। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि बच्चा जिस संस्कृति में पैदा हुआ है, जिस संस्कृति में पल बढ़ रहा है, तो क्या वो एक्टिविटी करने से पहले वो देखेगा कि हमारी संस्कृति में कैसा जो है लड़की और लड़के के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है। पहले वो सिद्धांत और पहले नियम समझेगा कि वो अपनी नेचुरल एक्टिविटी करेगा। ये तो नेचुरल है कि वो क्या पसंद कर रहा है। बच्चा शुरुआती दौर में क्या चीज़ से खेलना पसंद कर रहा है, तो वो क्या अपने आसपास के जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, विद्यालय में जाएगा तो क्या उनसे पूछेगा क्या मुझे खेलना चाहिए, क्या नहीं खेलना चाहिए? ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कारण तो ये गलत हो गया। ठीक। और कथन में ये है कि लड़कियां खिलौने को चुनती हैं और लड़के कार चुनते हैं। तो अब इसमें क्या कहा जाए, तो इसको किस आधार पर इसको गलत किया जाए? ठीक। तो ये तो वैसे ही है कि ये तो एक तथ्य है, ये तो एक फैक्ट है कि हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि लड़के कार चुन लेते हैं, लड़कियां गुड़िया चुन लेती हैं। ठीक। तो इसमें अब इसको तो सही मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक। तो ये इसका कारण नहीं है। तो इस तरीके से सीटेट 20 अगस्त 2023 के ये 30 क्वेश्चन हैं। अब आप इसमें से देखिए एनालिसिस को, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके जो है सही हो रहे हैं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। एक आध क्वेश्चन जो डाउटफुल थे और जिसमें चुटकुले और पहेलियों वाले थे, उसमें आप देखिएगा। फ़िलहाल उसमें तो 7 वर्ष ही लग रहा है और उसको एक छोड़ दीजिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और CDP में कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको जो है सुपर टेट से और यूपी टेट की भविष्य में जो है आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, और चैनल से जुड़े रहिए और फुल सपोर्ट दीजिए, और ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छी वीडियो इस पर दें, जिससे आप लोगों की हेल्प भी होती रहे। ठीक है। धन्यवाद।